गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। भारतीय शासन व्यवस्था में आज हम पढ़ेंगे कि भारतीय शासन व्यवस्था में राज्यसभा, हम सभी जानते हैं कि संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा, हम सभी जानते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारें शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में दो सदनों का होना आवश्यक होता है। एक सदन जनता की इच्छा का प्रतीक माना जाता है, जिसे लोकसभा कहते हैं, और दूसरा सदन किसी तरह की भीड़ तंत्र वाला मानसिकता को रोकना यानी कि राज्यसभा का काम करता है। राज्यसभा या राज्य परिषद भारतीय संसद का दूसरा सदन है, जिसकी स्थापना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा 1919 के आधार पर की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। भारतीय संविधान लोकसभा और राज्यसभा को कुछ अपवादों को छोड़कर कानून निर्माण की शक्तियों में समान अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 250 यानी कि 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। यह एक स्थायी सदन है, अर्थात राज्यसभा का विघटन कभी भी एक साथ नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव हर दूसरे वर्ष में किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से कुछ मैं चर्चा करूंगी कि राज्यसभा की भूमिका और उससे संबंधित मुद्दों के बारे में आपके सामने कुछ पक्ष रखूंगी। राज्यसभा के जो पक्ष में जो तर्क जाते हैं वो ये है कि राज्यसभा के गठन का जो सबसे अहम पक्ष यह था कि यह सदन राज्यों के पक्ष को मजबूती से रखेगा। यदि लोकसभा द्वारा किसी विधेयक को जल्दबाजी में पारित कर दिया जाता है तो राज्यसभा उस पर व्यापक चर्चा करेगी। दूसरा आता है इसमें कि संसद का उच्च सदन लोकसभा के निर्णयों की समीक्षा करने और सत्ता पक्ष के निरंकुशतापूर्ण निर्णयों पर अंकुश लगाने में सहायता करता है। उच्च सदन शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों को एक मंच प्रदान करता है, जो सरकार की जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से राज्यों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चेक एंड बैलेंस यानी कि नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के अनुसार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उच्च सदन का होना आवश्यक माना गया है। तो ये थे इसके कुछ पक्ष में तर्क। अब है कि कुछ लोग राज्यसभा के अस्तित्व के विपक्ष में भी तर्क देते हैं। वो इस प्रकार है। संविधान सभा में विशेषज्ञों का राज्यसभा के विपक्ष में मुख्य तर्क यह था कि राज्यसभा का गठन ब्रिटेन की साम्राज्यवादी विरासत को स्थापित करेगी, क्योंकि ये माना जाता है कि राज्यसभा का स्वरूप हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समान था, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक वंशानुगत सदन है, जबकि हमारे यहाँ ये निर्वाचित सदन है। दूसरी बात आती है कि राज्यसभा ये मानते थे कि राज्यसभा के सदस्यों में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह ही जो धनी लोग होंगे, एलीट ग्रुप होगा, जिनका कि भारत के परिस्थितियों से, लोगों से कोई मतलब नहीं होगा, वो इसके मेंबर होंगे। तीसरा ये माना जाता था कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं किया जाता है। ऐसे में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बने सदन लोकसभा के द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यसभा के द्वारा किए गए अनावश्यक विलंब से देश आर्थिक रूप से पिछड़ सकता है, जबकि ऐसा नहीं था। अब आता है
कि इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। भारत में राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। दोबारा बता देती हूँ कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। ये मैंने राष्ट्रपति के चुनाव में भी आपको चर्चा करी थी। इसमें आप देखिए कि किस किस का चुनाव होता है। राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पर होता है। इसकी हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं राष्ट्रपति वाले वीडियो में। दूसरा आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार, 80 की सब क्लॉज है 4 के अनुसार राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। क्लियर है बिल्कुल। अगला आता है, अभी यहाँ पे भी मैं शॉर्ट में आपको चर्चा कर देती हूँ कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है। एकल संक्रमणीय मत का अर्थ होता है एकल मत, मतदाता एक ही मत देता है, लेकिन वो मत कई उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर रैंकिंग करता है। अर्थात जो मतदाता होता है वो बैलेट पेपर पे बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है, फिर सेकंड प्रेफरेंस कौन है और फिर थर्ड प्रेफरेंस कौन है। यदि एक जो कोटा निर्धारित कर लिया जाता है, यदि उस कोटे में से पहली बार में किसी को न्यूनतम कोटा मिल जाता है तो वह व्यक्ति विजेता घोषित हो जाता है। अदरवाइज जो दूसरी पसंद के जो वोट हैं वो उस फिर बटने शुरू हो जाते हैं। दूसरी पसंद को नए एकल मत की तरह ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। दूसरी बात आती है फिर इसकी योग्यता कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, विकृत मस्तिष्क का ना हो, और यदि संसद द्वारा कानून द्वारा कुछ योग्यताएं निर्धारित करे तो वह योग्यताएं उस उम्मीदवार के द्वारा पूरी होनी चाहिए। क्लियर है बिल्कुल। अब हम चर्चा करते हैं कि राज्यसभा की शक्तियां और कार्य क्या हैं। इसमें सबसे पहले आता है विधायी शक्तियां। गैर वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में लोकसभा की तरह राज्यसभा को भी उतनी ही शक्तियां प्राप्त हैं, और कोई भी विधेयक, गैर वित्तीय मतलब सिर्फ एक वित्त विधेयक को छोड़कर, यहाँ ध्यान दीजिए आप, वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं किए जाते। दूसरी बात आती है, जो अभी मैंने बताया कि जो वित्त विधेयक है या धन विधेयक है या मनी बिल हैं, वो राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्ति प्राप्त है, और राज्यसभा को विद इन 14 डेज अपने विचार व्यक्त करके ये जो अपनी जो ओपिनियन है वो लोकसभा को भेजनी होती है। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की शक्तियों के बराबर हैं। नेक्स्ट आता है स्पेशल फीचर्स ऑफ पावर्स, यानी कि विशिष्ट शक्तियां। देश के संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए राज्यसभा के पास 2 विशिष्ट अधिकार हैं जो कि लोकसभा के पास नहीं है। जैसे आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। दूसरी बात है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान देने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकती है। ऑल इंडिया लेवल की जो इंडियन सर्विसेज हैं वो उसको कर सकती है। तो 2 बातें उसमें विशिष्ट शक्तियों के अधिकार में आती हैं राज्यसभा के, जो कि लोकसभा के पास नहीं होती हैं। अदर पावर्स में हम बताएंगे आपको कि आपातकाल की अवधि में यदि 1 माह से अधिक है और उस समय लोकसभा विघटित होती है तो राज्यसभा का अनुमोदन कराया जाना आवश्यक होता है। यदि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है तो और वो अवधि 1 माह से अधिक है तो उसके लिए लोकसभा के सत्र में न होने पर
राज्यसभा का अनुमोदन करवाना आवश्यक होता है। दूसरी बात आती है इसमें, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। तीसरा आता है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है। ये एक नोटिस करिए कि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, परंतु उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के महाभियोग तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। क्लियर है बिल्कुल। अब हम कुछ मुद्दों की चर्चा करेंगे। राज्यसभा से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान नहीं है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे संघीय देश अपने उच्च सदन में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। भारत में क्या है कि राज्यसभा में राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसे कि अधिक जनसंख्या वाले जैसे यूपी है तो वहां से अधिक प्रतिनिधि और कम जनसंख्या वाले राज्यों से कम प्रतिनिधि पहुंचते हैं। तो जैसे अब मैंने आपको बताया कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में ही राज्यसभा के लिए जो आवंटित सीटें हैं वो उत्तर पूर्वी राज्यों की जैसे मिजोरम है इनसे कम है। मतलब इनकी तुलना में, मिजोरम की तुलना में यूपी की जो आवंटित सीटें हैं वो बहुत अधिक हैं। कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें राज्यसभा को दरकिनार करने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि धन विधेयक का रूप देके साधारण विधेयकों को पारित किया जा रहा है। मतलब कि राज्यसभा उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, तो ऐसी स्थिति में क्या कर देते हैं कि उन्हें जो साधारण विधेयक है उनको भी कई बार धन विधेयक करार दे करके और राज्यसभा को किनारा कर देते हैं। दूसरी बात आती है कि सत्तारूढ़ दल का इस दल में सदन में बहुमत नहीं होता है। और जैसे हम इसको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आधार विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित कराने को लेकर एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। आधार विधेयक को सरकार द्वारा इसी तरह पारित किया गया था। राज्यसभा की संघीय शक्तियों में कुछ परिवर्तन आ रहा है, जैसे जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 3 से डोमिसाइल शब्द को हटा दिया गया है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति जो किसी राज्य का ना तो निवासी है और ना उसका अधिवास है, वह व्यक्ति भी उस राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। समझ में आ गई कि अगर कोई ऐसी जगह रह रहा है जहां पर उसका डोमिसाइल नहीं बना हुआ है, वो वहां का निवासी नहीं है, तो भी वह राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। इसका एक ये बात हुई कि इसके द्वारा क्या हुआ कि राज्यसभा की सीटों का जो उपयोग है वो सत्तारूढ़ दल द्वारा लोकसभा में अपने पराजित उम्मीदवारों को राज्यसभा में चुने जाने के लिए किया जा रहा है। मतलब उन्होंने कि भाई कोई हार गया लोकसभा में तो उसको दूसरी जगह से कि भाई यहाँ से उसको राज्यसभा का चुनाव लड़वा दिया जाएगा। ठीक है। एक और बात इसमें आती है कि मनोनीत सदस्यों की भागीदारी बहुत कम होती है। राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों में कुछ विशिष्ट हस्तियों का मनोनयन उनके प्रशंसकों की संख्या को देखकर किया जाता है, ताकि क्या होता है जैसे सेलिब्रिटीज को बना देते हैं, हीरोइन फिल्मी कलाकारों को बना देते हैं, तो ये सब क्या होते हैं कि जनता से जुड़े हुए तो होते नहीं है, लेकिन कुछ वोट बैंक की खातिर कि वो पब्लिसिटी करेंगे और वो तो इन सब से क्या होता है वोट बैंक स्ट्रांग हो जाता है पार्टी का। दूसरी बात आती है कि जो ये सदस्य होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या होते हैं, एक बार नॉमिनेट होने के बाद में वो कभी भी इसकी कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं। जैसे कि अब इन्होंने सचिन तेंदुलकर का हम एग्जाम्पल लें कि वो 2012 में मनोनीत किए गए थे। उनके मनोनयन के बाद कार्यकाल पूरा होने तक सदन 374 दिनों तक रहा, लेकिन सचिन तेंदुलकर की उपस्थिति मात्र 24 दिनों की रही। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत मुश्किल स्थिति है कि भाई इस तरह से जो मेंबर्स है चाहे वो नॉमिनेटेड हो, पर अगर वो उनकी प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। कंक्लूजन में हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में उतार चढ़ाव के बावजूद
राज्यसभा राजनीतिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक विविधता का पोषण करने वाली एक संस्था बनी हुई है। इसके अलावा लोकसभा के साथ ये संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे मूल्यों का ध्वजवाहक भी कही जा सकती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा को लोकतंत्र की विघटनकारी शाखा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को बनाए रखने के लिए राज्यसभा को सक्षम बनाने के और भी अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर असाइनमेंट में आप लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये बनता है इसका, भारतीय लोकतंत्र की संघीय व्यवस्था में राज्यसभा की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।